नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों का। आपको बता दें, रेजांगला पहुंचे राजनाथ सिंह। वहां पर उन्होंने युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख के रेजांगला दौरे पर आई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, जहां भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया था। राजनाथ सिंह ने स्मारक को भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ये न केवल इतिहास के पन्नों में अमर है, बल्कि हमारे दिलों में भी धड़कता है। उन्होंने कहा कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई की आज भी कल्पना करना मुश्किल है। मेजर शैतान सिंह और उनके साथी सैनिकों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और बहादुरी और बलिदान का एक नया अध्याय लिखा। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1962 के भारत चीन संघर्ष में बहादुरी से लड़ने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर.वी. जातर सम्मान पूर्वक युद्ध स्मारक तक ले आए। बल्कि वह एक आध्यात्मिक पुरुष थे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, शहादत देने वालों को आप आध्यात्मिक पुरुष, स्पिरिचुअल मैन के रूप में कैसे आप परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए करना चाहता हूं, शहादत देश के लिए वही दे सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति कभी शहादत नहीं दे सकता है, और जिसका मन छोटा होता है वह कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जिन बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है वह बहादुर तो हैं ही, देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले तो हैं ही, और साथ ही साथ वह आध्यात्मिक पुरुष हैं। किसी ऋषि और मुनि से हमारे लिए वह कम नहीं है। मैं उनकी स्मृति को एक बार मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से पुनः मैं नमन करना चाहता। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के घर पीएजीडी की बैठक हुई, जहां पर आपको बता देते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा, आतंकियों के नाम पर कश्मीरियों का हो रहा है कत्लेआम। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा मुठभेड़ मामले पर घाटी के सभी राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्यों की आपात बैठक अपने घर बुलाई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएजीडी के सदस्य मोहम्मद यूसुफ, तारिगामी, हसनैन मसूदी समेत तमाम नेता बैठक में पहुंचे। तारिगामी ने बताया कि बैठक में मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग की गई। पीएजीडी के नेताओं ने तय किया कि इस मुद्दे को लेकर फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रपति को पत्र भेजेंगे, जिसमें विश्वसनीय जांच की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस घटना की केवल न्यायिक जांच ही सही प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुठभेड़ में मारे गए परिजनों के समर्थन में नगर पालिका पार्क पर धरना दिया। उधर मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली हुर्रियत कांग्रेस ने इस मुठभेड़ के विरोध में कल शुक्रवार को बंद का ऐलान किया है। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया है कि वो हैदरपोरा मुठभेड़ में मारे गए मकान मालिक अल्ताफ व कॉल सेंटर संचालक मुदस्सिर के शव उनके परिजनों को दिलाने में मदद करें। इसके कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से बचेगी। एलजी ने उनकी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया। वहीं पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आतंकियों से मुठभेड़ के नाम पर निर्दोष कश्मीरियों के कत्लेआम का आरोप भी लगाया है। हैदरपुरा में मुठभेड़ हुई थी, उसी को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं कश्मीरी नेता। इसी को देखते हुए मनोज सिन्हा ने अब उसकी न्यायिक जांच की इजाज़त दे दी है। आपको बता दें कि दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हैदरपुरा मुठभेड़ की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच एडीएम रैंक के अधिकारी करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट मिलते ही सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन निर्दोष नागरिकों के जीवन की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराता है और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। इससे पहले मुठभेड़ में मारे गए 2 नागरिकों अल्ताफ भट्ट और मुदस्सिर गुल के परिजनों के निर्दोषों की हत्या का आरोप लगाकर बुधवार को श्रीनगर में प्रदर्शन कर शव सौंपने की मांग उठाई।
सेकंड। खबर दिल्ली की है। आपको बता दें दिल्ली के सीएम केजरीवाल की है। उन्होंने यमुना को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा दिल्ली के सीएम ने कहा गुरुवार को एक कॉन्फ्रेंस की, पहले तो उन्होंने इस दौरान उन्होंने बताया कि यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर की है हमने। साथ ही 6 एक्शन पॉइंट्स भी बताए। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यमुना नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे, 2 दिन में इसकी सफाई नहीं हो सकती। मैंने दिल्ली के चुनाव में लोगों से वादा किया था कि अगले चुनाव तक इसे साफ कर दिया जाएगा। हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। हमारे पास इस पर 6 एक्शन पॉइंट है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कौन कौन से 6 एक्शन पॉइंट बताए हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बेहद कम कीमत पर नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर करेंगे काम। उन्होंने कहा है कि तकनीक की मदद से होगी नालों की सफाई। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ा रहे हैं, वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और साथ ही इंडस्ट्रियल वेस्ट पर लगाम लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट पर हम लगाम लगाएंगे, इंडस्ट्रीज और ट्रीटमेंट प्लांट को भेजना होगा वेस्ट। आपको बता दें साथ ही उन्होंने कहा है कि झुग्गियों की गंदगी को सीवर में मिलाने का हम काम करेंगे। ये 6 अहम पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जिससे वो यमुना को साफ करेंगे। सीबीआई और ईडी का कार्यकाल बढ़ाया गया था, उसी को लेकर अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस संबंध में याचिका दाखिल करते हुए अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021 के खिलाफ 14 नवंबर को कार्मिक मंत्रालय की 15 नवंबर की अधिसूचना के खिलाफ याचिका दायर की है। आपको बता दें कि इस अधिसूचना के द्वारा मूलभूत नियमों में संशोधन किया गया है, जो सरकार को सक्षम बनाता है कि वो ईडी, सीबीआई प्रमुखों के साथ साथ रक्षा, गृह और विदेश सचिवों के कार्यकाल का विस्तार कर सकेंगे। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के अध्यादेश से संबंधित जांच संस्थाओं की स्वतंत्रता पर स्पष्ट रूप से विपरीत असर होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में यह तीसरी याचिका है। इसके पहले बुधवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को टीएमसी सांसद महुआ ने भी याचिका दाखिल की थी। इसमें सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देने वाले अध्यादेशों को चुनौती दी गई। याचिका में दावा किया गया कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। गांजा सप्लाई मामले में शिवराज सरकार का फैसला आया है। आपको बता दें खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि भिंड में अमेजन के जरिए गांजा सप्लाई मामले में जांच जारी है। अमेजन के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि सहयोग करें, वरना उन्हें भी हम पकड़ कर लाएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों भिंड पुलिस ने कड़ी पत्ती की आड़ में अमेजन पर गांजे की तस्करी का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने 20 किलो गांजा सहित अमेजन की पैकिंग के डिब्बे, रैपर, बारकोड, टैगिंग आदि सामान भी जब्त कर लिया। यह तस्करी विशाखापट्टनम से हो रही थी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी अब तक 1 टन से अधिक गांजा ऑनलाइन सप्लाई कर चुके हैं। इस मामले में ग्वालियर निवासी सूरज पवैया ने बाबू टैक्स नाम से कंपनी बनाई, विशाखापट्टनम में अमेजन का सेलर बना। इस कंपनी के माध्यम से आरोपी विशाखापट्टनम से कड़ी पत्ते की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे।
वहीं वीरदास की कविता से उठे विवाद पर डॉक्टर मिश्र ने कहा कि कॉमेडियन वीरदास जैसे विदूषक लोग दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस और उसके कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने उनका समर्थन किया है। जहां भी भारत को बदनाम करने की बात आती है, कांग्रेस उससे जुड़ जाती है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। कमलनाथ जी महान भारत की जगह बदनाम भारत की बात करते हैं। वीरदास जब तक अपने बयान के लिए आधिकारिक तौर पर खेद नहीं जताते, तब तक मध्य प्रदेश में उनके कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस जो है, इस ऑनलाइन बिजनेस की कोई गाइडलाइन नहीं है। हम मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर इस तरह की ऑनलाइन जो बिजनेस कंपनियां हैं उनकी गाइडलाइन बनाएंगे कि किस तरह से, अगर इसमें तो कोई हथियार भी सप्लाई हो सकते हैं इस तरह से। तो गांजा पकड़ा गया है। कल्लू पवैया और मुकुल करके 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। एक गोविंद ढाबे वाले को भी हिरासत में लिया है। अमेजन कंपनी वालों को बुलाया है, वो अभी इसमें मदद नहीं कर रहे हैं। अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर हम पकड़ के लाएंगे उन्हें, लेकिन इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश ने ये देश के अंदर एक दिशा देने वाला भांडा फोड़ा है और इसलिए अमेजन से निवेदन है, इस कंपनी वालों से, इसके जो एमडी हो, सीईओ हो, वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ विदूषक लोग इस तरह के हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कुछ इनके समर्थक हैं, जैसे इनका समर्थन कपिल सिब्बल जी और दूसरे कांग्रेस के लोगों ने किया है। यहां भी भारत की बात बदनाम होने की आए, एक राहुल गांधी हैं जो विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं, एक कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत की बात करते हैं। मैं इस तरह के जो लोग हैं, और ये जो, मैं तो विदूषक ही कहूंगा इसको, इसके मध्य प्रदेश में कार्यक्रम ही ना होने दें हम, जब तक ये खेद व्यक्त नहीं करें, तब इस पर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सरकार शिक्षा विभाग में 27% आरक्षण को लेकर सुर्खियों में आई थी। इसी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने झटका दिया है। शिक्षा विभाग में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवराज सिंह सरकार को एक बड़ा ही झटका दिया। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 14% ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत और जस्टिस वीर कुमार शुक्ला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगाई थी। इसके बाद भी राज्य सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के चयन में 27% ओबीसी आरक्षण तथा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया है। इसके खिलाफ राजस्थान निवासी याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप सिंह सहित 11 अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि जब हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा रखी है, तो राज्य सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की नियुक्तियों में आरक्षण कैसे दे सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची। आपको बता दें, हाल ही कुछ वक्त पहले सुप्रीमो मायावती की मां का निधन हो गया था। इसी के चलते आनंदीबेन उनसे मिलने पहुंची। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी चीफ मायावती के लखनऊ आवास पर पहुंची और उनकी मां के निधन पर अपने संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बीएसपी चीफ मायावती से उनका स्वास्थ्य और कुशल क्षेम जाना। इस दौरान साथ में राज्यसभा सांसद और बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बीते 13 नवंबर को बीएसपी चीफ मायावती की माता रामरती का लगभग 92 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया था। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। आपको बता देते कि इसमें अभी तक किसी की घायल होने की तो सूचना नहीं मिली थी, लेकिन भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। गनीमत की बात तो ये रही कि हेलीकॉप्टर में दोनों पायलट और 3 क्रू मेंबर्स सेफ हैं।
भारतीय वायुसेना ये जानकारी दी है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था। गुरुवार को जब पायलट ने इसे उड़ान भरने की कोशिश की तो ये क्रैश हो गया। घटना के कारणों का अभी तक साफ तौर पर खुलासा नहीं हो पाया है। खबर मैच से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, रांची में अगला T20 होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, लेकिन इस पर संकट छा गए हैं। आपको बता देते कि भारत न्यूजीलैंड के बीच चल रही T20 क्रिकेट के दूसरे मुकाबले पर संकट मंडरा रहा है। रांची स्टेडियम में 19 नवंबर को होने वाले मैच को स्थगित करने की मांग की जा रही है। मैच को स्थगित करने या स्टेडियम में सिर्फ 50% दर्शकों को ही आने की अनुमति देने की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। वकील धीरज कुमार ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के JSCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत के बीच शुक्रवार को होने वाले दूसरे T20 मैच में 100% सीट दर्शकों के लिए खोले जाने के खिलाफ झारखंड न्यायालय में वो याचिका दाखिल की है। वकील ने 100% क्षमता के साथ क्रिकेट मैच के आयोजन की छूट दिए जाने का विरोध किया था। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड का T20 सीरीज चल रही है और साथ ही जो भारत न्यूजीलैंड का पहला मैच हुआ था उसमें भारत ने न्यूजीलैंड को पटकनी दी थी। आपको बता दें कि इसी के साथ जो भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, वर्ल्ड कप की एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत ने न्यूजीलैंड से अपना बदला लिया है। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।